अस्सलाम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट किया था विच इज़ अबाउट लूप्स, और लूप में हमने डू वाइल लूप पढ़ा था, जिसमें ये पढ़ा था कि हम स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए लूप लगाते हैं, और लूप को आइट्रेटिव स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, रेपिटेशन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और लूप्स भी बोलते हैं। लूप के अंदर हमारे पास काउंटर होता है, एक कंट्रोल होता है जिसमें हम उसको इनिशियलाइज करवाते हैं, फिर उस वैल्यू को चेंज करते रहते हैं और कंडीशन चेक करते रहते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है लूप के अंदर वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहती हैं, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे जो लूप है वो ख़त्म हो जाता है और अगली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी लास्ट लेक्चर में करवाई है। तो अब आज हमने नेक्स्ट जो डू वाइल लूप है, ये आपकी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम शामिल नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लूप है वो है आपके पास फॉर लूप, और फॉर लूप हमने पढ़ना है। फॉर लूप आपके पास यहाँ पे फॉर लूप भी आइट्रेटिव स्ट्रक्चर है। फॉर लूप में भी हम एक काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है, और उसके बाद हम वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए या एक स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और अब हमारे पास जो फॉर लूप है, फॉर स्टेटमेंट इज़ अनदर वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लूप्स इन सी। ठीक है, और ये बहुत ईजी वे होता है। फॉर वाइल लूप से थोड़ा सा सेंटेक्स में थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन काम वही तीनों होते हैं। पहले हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है। इसका सेंटेक्स क्या है, फॉर का कीवर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये देखें, फॉर का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होती है, और ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद इनिशियलाइजेशन होती है। वो जो काउंटर वेरिएबल हमने कहा था सी इक्वल्स टू 0, सी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 1, वो यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद सेमी कॉलन आता है, और उसके बाद कंडीशन, टेस्ट कंडीशन जो हमने वाइल में लगाई थी, ग्रेटर देन 10, लेस देन 10, इक्वल्स टू 10, वो कंडीशन यहाँ पे इसके साथ ही दी जाती है, एक ही लाइन में लिखी जाती है। उसके बाद फिर सेमी कॉलन आता है, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो जो हमने किया था सी इक्वल्स टू सी प्लस 1 या सी प्लस प्लस, ताकि उसकी वैल्यू चेंज होती रहे तो हमारी कंडीशन चेंज हो और कहीं एक जगह पे जाके वो कंडीशन फॉल्स होती है। वाइल लूप में हमने ये इनिशियलाइजेशन लूप से पहले करवाई थी, कंडीशन हमने लूप के साथ लिखी थी, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो उसकी बॉडी के अंदर किया था। जबकि फॉर लूप में ये तीनों चीज़ें फॉर के साथ इस ब्रैकेट के अंदर आ जाती हैं, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट होती है और उसके अंदर स्टेटमेंट्स, या इसे हम एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, और ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। तो फॉर लूप में हमारे पास तीन चीज़ें हैं बेसिकली। ठीक है, थ्री एक्सप्रेशंस यूज होते हैं फॉर लूप स्टेटमेंट में, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और चेंज, कि वो वेरिएबल चेंज होगा तो हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम कंडीशन फॉल्स हो रही है या ट्रू हो रही है। ये कंडीशन की चेंजिंग के लिए कि हमारा लूप कहीं पे जाके टर्मिनेट हो जाए, हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। अगर मैं 1 से शुरू कर रही हूँ और मुझे 10 तक जाना है तो मैं इंक्रीमेंट करूँगी, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। और अगर मैं 10 से शुरू कर रही हूँ और मुझे 1 तक आना है तो मैं माइनस करूँगी, 10 - 1 9, 9 - 1 8, 8 - 1 7। तो वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके 1 के पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होता है, इसमें जो पहली स्टेटमेंट होती है जो हम यहाँ इस लूप के साथ लिखते हैं, वो सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है। जब मैं लिखूंगी 4 के साथ फॉर सी इक्वल्स टू 1, तो वो सी इक्वल्स टू 1 एक दफ़ा इनिशियलाइज होगा। उसके बाद ये जो टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ये बार बार लूप के साथ रिपीट होते हैं। देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है फर्स्ट आइटरेशन में, और उसके बाद लूप की कंडीशन चेक होती है। पहले वैल्यू काउंटर वेरिएबल को देगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो वो लूप की बॉडी में आ जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ से वो दोबारा वापस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में जाएगा, और इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी, और अगर कंडीशन दोबारा ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, और फिर टेस्ट कंडीशन पे जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। ये जो लूप, ये देखिए, ये जो रेपिटेशन है इस सर्कल में, ये होती रहती है जब तक हमारा लूप जो है वो ट्रू रहता है। तो यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इफ़ इट इज़ ट्रू, कंडीशन अगर ट्रू होगी, स्टेटमेंट ऑफ बॉडी ऑफ लूप आर एग्जीक्यूटेड, और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन इज एवेलुएटेड। कि कंडीशन के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट्स के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी हम कर रहे हैं। और फिर इसके बाद दोबारा से क्या होता है, सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, दोबारा फिर ये शुरू में दोबारा नहीं आता, ये एक ही दफ़ा से चलता है, फिर कंडीशन चेक होती है।
और दोबारा अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर एग्जीक्यूट होगी बॉडी, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा उस वक्त तक जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो जो फॉर लूप है वो एंड हो जाएगा। अब ये देखें एज एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास कैसे लिखने होगा। फॉर का कीवर्ड ब्रैकेट स्टार्ट, ये देखें इनिशियलाइजेशन काउंट इक्वल्स टू 1 और फिर ये सेमी कॉलन इसका सेंटेक्स है। उसके बाद काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 10, इसका मतलब है हमने 1 2 3 4 5 10 दफ़ा इस लूप को चलाना है। और उसके बाद काउंट प्लस प्लस क्या करेगा, वो +1 करता जाएगा। जब इस लूप में आएगा तो सबसे पहले वो यहाँ पे आई की वैल्यू इनिशियलाइज करवाएगा, फिर काउंट की वैल्यू को चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई है तो यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या कर रहा है, प्रिंट करवा रहा है। क्या प्रिंट करवा रहा है, काउंट की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद काउंट प्लस प्लस पे आएगा, उसका मतलब है काउंट की वैल्यू में +1 कर दो। पहले वैल्यू 1 थी तो 1 + 1 हो जाएगा 2, और 2 के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू, तो वो फिर प्रिंट करवा देगा। अब क्या प्रिंट होगा 2, और 2 के बाद फिर काउंट प्लस प्लस। अब 2 + 1 होके 3, फिर कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है तो फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, 6 7 8 9 10, और फिर जब ये 10 के बाद 11 करेगा और यहाँ पे आके चेक करेगा 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स होगी, तो अब वो इस स्टेटमेंट से, इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस लूप में क्योंकि एक ही स्टेटमेंट थी तो यहाँ पे उन्होंने शुरू में और एंड पे ब्रैकेट नहीं लगाई। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों तो फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं, अगर एक ही हो तो ब्रैकेट लगा लें तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। तो वो इस स्टेटमेंट से बाहर आके अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो कि कुछ भी नहीं है, तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो लूप जो है काम इसका वैसे ही था जैसे वाइल लूप ने किया था, लेकिन वाइल लूप का हमारे पास सेंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट था, और हमने ये देखा था कि उसमें काउंट जो डिक्लेरेशन है वो पहले होती है, काउंट जो है वो कंडीशन जो है वो लूप के साथ लगती है, और ये प्लस प्लस के माइनस माइनस लूप बॉडी के अंदर होता है, जबकि फॉर लूप में ये तीनों चीज़ें सेंटेक्स के पार्ट होती हैं। अब इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन भी होती है कि ये जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट है और ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें नीचे उन्होंने लिखा हुआ है, ये ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, अगर मैं नहीं चाहती कि मैं काउंट इक्वल्स टू 1 यहाँ लिखूँ तो मैं यहाँ के ऊपर लिख सकती हूँ, लेकिन इस यहाँ कंडीशन से पहले लिखना ज़रूरी है, तो आप उसे लूप से पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन सेमी कॉलन क्योंकि उसके सेंटेक्स का पार्ट है तो वो लिखना है आपने। कंडीशन यहाँ पे कंपल्सरी है, बाकी दो चीज़ों को आप वैसे ही लिख सकते हैं जैसे वाइल लूप में लिखा था कि बिफोर लूप आप डिक्लेयर करवा दें और लूप की बॉडी के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम कर सकते हैं। तो इसको हम फॉर लूप बोलते हैं, और फॉर लूप कंडीशन जो है वो मैंडेटरी है। अगर आपसे पूछा जाए तो फॉर लूप का कौन सा पार्ट मैंडेटरी है, तो कंडीशन, और उसमें कौन से पार्ट जो है उसके वो ऑप्शनल हैं। उसमें इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन जो है वो दोनों क्या हैं, हमारे पास ऑप्शनल है। हम इनको किसी और जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके सेंटेक्स के सेमी कॉलन ज़रूर लिखेंगे, शुरू में भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, जो कि बताता है कि यहाँ से कंडीशन शुरू हो रही है और यहाँ पे कंडीशन एंड हो रही है, और ये ब्रैकेट्स आएंगे। ओके, इसके बाद आपके पास है नेस्टेड लूप, और नेस्टेड लूप बेसिकली क्या होता है, जब आप दो लूप्स को एक साथ यूज़ करते हैं। नेस्टेड इफ़ मैंने आपको पढ़ाया था, और उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम दो या दो से ज़्यादा इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जब आप एक और इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोला था। तो इसी तरह जब आप एक लूप के अंदर एक और लूप लगाएंगे तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, नेस्टेड लूप बन जाएगा, और 2 3 4 आप कितने लूप्स चाहें वो लगा सकते हैं। और ये भी कंपल्शन नहीं होती कि एक जैसा लूप होना चाहिए। मैंने पहले वाइल लूप लगाया, उसके अंदर मैं फॉर लूप लगा सकती हूँ, या मैंने पहले फॉर लूप लगाया तो मैं उसके अंदर वाइल लूप लगा सकती हूँ। तो हमारे पास जब एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप यूज़ होगा तो वो हमारे पास बेसिकली नेस्टेड लूप बन जाएगा। जैसे ये देखें, ये फॉर लूप है और ये इसकी बॉडी स्टार्ट हुई है और यहाँ पे इसने एंड होना है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर एक और लूप लगा हुआ है विच इज़ वाइल लूप, और इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे एंड हुई है। तो ये जब एक लूप के अंदर बॉडी में एक और लूप लगाएंगे आप, इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं। और नेस्टेड लूप बेसिकली उस वक्त आप यूज़ करते हैं, अब ये देखें आपके पास एक रो में आंसर नहीं है, रो और कॉलम दोनों है। ठीक है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, और हर लाइन में कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4
5, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू हमारे पास आ रही हैं, चेंज हो रही हैं ऑन बेसिस ऑफ सम कंडीशन। तो ये हमारे पास जब आपके पास रोज़ और कॉलम्स दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, देखिए ये एक कॉलम है, इसमें 2 कॉलम्स हैं, इसमें 3 कॉलम्स हैं, इसमें 4, 5, 6 और 7 कॉलम्स हैं, तो आप नेस्टेड लूप लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल प्रोग्राम हम करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि नेस्टेड लूप हम किस वक्त लगाते हैं। जब हमारे पास 2 डायमेंशनल रोज और कॉलम्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो हम नेस्टेड लूप लगाते हैं। इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे पास सबसे पहले इनर लूप जो है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आउटर लूप कंप्लीट होता है। ठीक है, और वैसे कंप्लीट होगा जब मैं इसे 7 से शुरू करूँगी और इनर को मैं जब रखूँगी इज लेस देन आउटर, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा इसकी दूसरी आइट्रेशन शुरू नहीं होगी। ये 7 से शुरू हुआ है ना, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, इनर 1 से शुरू होके 7 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। जब इसके 7 के 7 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, उसके बाद ये 7 से हमारे पास 6 होगा, उससे पहले ये 6 नहीं होगा। फिर जब ये अंदर आएगा तो अब इसकी आउटर की वैल्यू क्योंकि 6 है तो ये पूरा 6 टाइम रिपीट होगा। उसके बाद इनर वाला जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आउटर की नेक्स्ट आइट्रेशन शुरू होती है, उसके बाद ये 5 के लिए आएगा और फिर जब ये अंदर आएगा तो फिर ये 5 टाइम पूरा चलेगा, 1 से लेकर 5 तक। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर ये 4 होगा। तो इसका मतलब है कि आउटर लूप की एक आइट्रेशन के साथ इनर लूप की सारी आइट्रेशन, वो 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 10 हैं, वो हर दफ़ा पूरी की पूरी रिपीट होती हैं और हमारा प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है। यही ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आपके पास ये बुक है जिससे पढ़ें, वरना आपकी अपनी बुक में इससे भी इजी वे में ये डिफाइन किया हुआ है, आप उसमें इसकी वर्किंग देखें और इसको चेक कर सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। अच्छा, अब दोनों आपने देखे हैं, हमारे पास जो वाइल लूप है और फॉर लूप है वो हम दोनों यूज़ कर रहे हैं और दोनों में कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं। अभी मैंने आपको कहा कि हम रेपिटिशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इन वाइल लूप और जो आपके पास फॉर लूप है, डू वाइल तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन वो वाइल के साथ ही आता है। वाइल, डू वाइल या फॉर लूप, इनमें हमारे पास कुछ सेंटिनल लूप्स होते हैं और कुछ काउंटर कंट्रोल लूप्स होते हैं। ठीक है, सेंटिनल कंट्रोल लूप वो होते हैं जिसकी वैल्यू जिसकी नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमें पता नहीं होती। यूज़र बताएगा या जो प्रोग्राम रन कर रहा है वो बताएगा कि प्रोग्राम 2 दफ़ा चलना है, 3 दफ़ा चलना है, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। तो ऐसा प्रोग्राम जो किसी वैल्यू अननोन वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि वो वैल्यू आएगी तो रिपीट होगा या वो वैल्यू आएगी तो स्टॉप होगा, उसको हम सेंटिनल लूप बोलते हैं। और ये बेसिकली हमारे पास वाइल लूप या डू वाइल लूप होता है। सेंटिनल लूप कौन सा है, वाइल और डू वाइल। वाइल और डू वाइल में हम ऐसा प्रोग्राम भी लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो और यूज़र हमें बताएगा वैल्यू, तो फिर हमें पता चलेगा कि इसने रिपीट होना है या स्टॉप होना है। और जो दूसरा लूप होता है हमारे पास वो होता है काउंटर कंट्रोल लूप। काउंटर कंट्रोल लूप जो भी हमने एग्जांपल देखी जिसमें हम खुद से बता देते हैं कि 1 से 10 तक जाना है, 1 से 15 तक जाना है। तो फॉर लूप मोस्टली जो है वो काउंटर कंट्रोल लूप होता है और काउंटर कंट्रोल लूप वो होता है जिसमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस या नंबर ऑफ काउंटिंग हमें पहले से पता होती है और वो उसकी एग्जाम्पल क्या है, फॉर लूप। और सेंटिनल कंट्रोल लूप वो लूप होता है जो किसी एक वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है और जब वो वैल्यू आती है तो लूप स्टॉप होता है या रिपीट होता है और जैसे ही वो वैल्यू नहीं आएगी तो लूप जो है वो ऑपोजिट वे में काम करता है। उस वैल्यू को हम सेंटिनल वैल्यू बोलते हैं। तो सेंटिनल कंट्रोल लूप में हमारे पास वाइल और डू वाइल लूप आते हैं और काउंटर कंट्रोल लूप में हमारे पास फॉर लूप आता है। और ये यहाँ पे तो इतनी डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपकी अपनी बुक में आपने पढ़ना है, ये बहुत डिटेल में ये दोनों बातें, ये दोनों टॉपिक लिखे हैं उसमें पढ़ें और उसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको उस पर एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसमें यही टॉपिक थे, वाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, सेंटिनल एंड काउंटर कंट्रोल लूप। ये टॉपिक्स आपने अपनी बुक में से भी पढ़ने हैं, इनकी एग्जाम्पल्स भी करनी है। एक और नेक्स्ट क्लास आपकी होगी इससे रिलेटेड ही, जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल फॉर लूप की करवाऊँगी और फिर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।